नमस्कार। आज हम एक खास सामग्री पर बात करने वाले हैं जो सीधे इंडियन आर्मी चैनल से है। और इसमें जाहिर है भारतीय सेना की बात की गई है, लेकिन एक एक अलग नजरिए से। शुरुआत में ये एक बहुत आप कह सकते हैं शक्तिशाली छवि है। सेना को कहा गया है सिर्फ एक फौज नहीं, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों की ढाल। ये ढाल शब्द इसमें काफी वजन है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मतलब एक अलंकार जैसा नहीं है ये। इस ढाल शब्द के जरिए ये स्रोत सेना को सीधे सीधे राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी एकता और वो जो गहरा भरोसा है देश का अपनी सेना पर, उससे जोड़ रहा है। हाँ, मतलब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं। जी हाँ, उससे कहीं आगे। ये पूरे राष्ट्र के वजूद और उसके नागरिकों की क्या कहते हैं सलामती की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। एक तरह से ये सेना को परम संरक्षक की भूमिका में दिखाने की कोशिश है। काफी भावनात्मक रूप से ये मजबूत है। और ये जो संरक्षक की भूमिका है वो किन मुश्किल हालात में निभाई जा रही है, इसका भी जिक्र साफ है। कारगिल की बर्फीली चोटियां, सियाचिन का -50 डिग्री तापमान, फिर राजस्थान का वो तपता रेगिस्तान। मतलब नाम सुनते ही अंदाजा लगता है कि कितनी कठिन परिस्थितियां होंगी। हाँ, भयावह है वो। और स्रोत कहता है कि जवान वहां दिन रात डटे रहते हैं। ये सिर्फ लोकेशन बताना तो नहीं लगता, कुछ और दिखाने की कोशिश है शायद। निश्चित रूप से इन जगहों का जिक्र महज भूगोल का पाठ नहीं है। ये जानबूझकर उन असाधारण, लगभग अकल्पनीय परिस्थितियों को सामने रखता है जिनमें सैनिक काम करते हैं। सियाचिन का वो -50 डिग्री सेल्सियस तापमान सोचकर ही मुश्किल लगता है। बिल्कुल, या राजस्थान की वो झुलसा देने वाली गर्मी। ये स्थितियां अपने आप में मानवीय सहन शक्ति की एक परीक्षा हैं। तो स्रोत इन उदाहरणों से सैनिकों के असाधारण दृढ़ संकल्प, उनके कठोर प्रशिक्षण और उनकी अविश्वसनीय सहन शक्ति को उजागर कर रहा है। और वो जो पंक्ति है, दिन रात डटे रहते हैं। हाँ, वो पंक्ति वो सिर्फ ड्यूटी के घंटों की बात नहीं करती। वो एक निरंतर, बिना थके, बिना रुके सतर्कता और प्रतिबद्धता का भाव जगाती है। मतलब ये दिखाता है कि उनकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की परिस्थितियां में लगातार बने रहने के लिए किस स्तर की मानसिक और शारीरिक दृढ़ता चाहिए होगी। जिस तरह से स्रोत इसे पेश करता है वो साफ है कि वो महज जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि एक सम्मान और शायद विस्मय का भाव जगाना चाहता है। जी हाँ, सम्मान और विस्मय। अच्छा, तो इसी दृढ़ता और संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सामग्री इतिहास की ओर भी देखती है। हाँ, बिल्कुल। 1962, 1965, 1971 और कारगिल युद्धों का जिक्र है। और एक बहुत महत्वपूर्ण दावा किया गया है कि सेना ने दुनिया को दिखाया कि संख्या नहीं बल्कि हौसला और जुनून ही जीत दिलाता है। ये पंक्ति बहुत कुछ कहती है। क्या ये सिर्फ बीती लड़ाइयों का जिक्र है या इसका कोई गहरा अर्थ है जिस पर स्रोत जोर देना चाहता है? नहीं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है ऐतिहासिक घटनाओं की। ये कथन भारतीय सेना के उस मूल क्या कहते हैं लोकाचार यानी ईथोस को रेखांकित करता है, जिसे ये सामग्री स्थापित करना चाहती है। अच्छा। कि सैन्य सफलता का असली आधार भौतिक संसाधन या सैनिकों की संख्या नहीं, बल्कि उनका आंतरिक बल है, उनका मनोबल, साहस, लड़ने का जज्बा। तो ये उन कहानियों से जुड़ता है जहां कम संसाधनों में जीत की बात होती है। बिल्कुल, ये उन राष्ट्रीय स्मृतियों और कहानियों से जुड़ता है जहां अक्सर सीमित साधनों या प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विजय हासिल करने पर गर्व किया जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से इसी स्पिरिट को, इसी अदम्य इच्छा शक्ति को महिमामंडित कर रहा है। ये बताने की कोशिश है कि सेना की असली ताकत उसके सैनिकों के दिलों में है। तो मतलब ये सिर्फ इतिहास का वर्णन नहीं, बल्कि एक तरह से सेना की पहचान को उसके मानवीय तत्व, हौसले और जुनून से परिभाषित करने की कोशिश है। पर क्या सामग्री इस पर भी कोई संकेत देती है कि सिर्फ हौसले के भरोसे रहना कभी-कभी जोखिम भरा भी हो सकता है, या ये पूरी तरह सकारात्मक रूप में ही है? देखिए, इस विशिष्ट सामग्री के संदर्भ में तो ऐसा लगता है कि हौसले और जुनून को बिना किसी शर्त के एक निर्णायक कारक के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसी संभावित जोखिम या सीमा का उल्लेख तो नहीं मिलता है। अच्छा। जोर पूरी तरह से इसी विचार पर है कि आंतरिक शक्ति बाहरी चुनौतियों पर हावी हो सकती है। और देखिए, ये सैनिकों को प्रेरित करने का एक शक्तिशाली तरीका भी हो सकता है, खासकर तब जब तकनीकी या संख्यात्मक श्रेष्ठता शायद हमेशा ना हो। तो इस तरह ये कथा सिर्फ इतिहास का वर्णन नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रेरणा स्रोत के रूप में भी काम करती है। ये दिलचस्प है कि कैसे इतिहास को एक प्रेरणादायक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
और ये जो हौसले और जुनून की बात है, ये सीधे तौर पर उस त्याग से जुड़ती है जिसका जिक्र सामग्री में बहुत भावनात्मक रूप से किया गया है। एक पंक्ति है जो शायद बहुतों के मन में गूंजती होगी, आज जब हम शांति से सोते हैं तो उसके पीछे हमारे जवानों की नींद और जिंदगी कुर्बान होती है। हाँ, बहुत सीधी और शक्तिशाली पंक्ति है ये। ये आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन और एक सैनिक के जीवन के बीच का जो गहरा अंतर है और सैनिक का बलिदान, उसे बहुत सीधे शब्दों में सामने रखती है। बिल्कुल, ये पंक्ति बहुत कुशलता से सैनिक के बलिदान को आम नागरिक की शांति और सुरक्षा से जोड़ती है। ये सिर्फ नींद की कुर्बानी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी कुर्बान होती है तक जाती है, जो सर्वोच्च बलिदान की ओर एक स्पष्ट इशारा है। हाँ, जिंदगी कुर्बान होती है। जी, ये भाषा पाठक या दर्शक में कृतज्ञता का भाव जगाने के लिए डिजाइन की गई लगती है और स्रोत इसी त्याग को वीरता और अनुशासन के साथ जोड़ता है। आगे कहा गया है कि यही तीनों, वीरता, त्याग और अनुशासन, भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। ये एक बड़ा दावा है। व्यक्तिगत गुण जैसे वीरता, त्याग और अनुशासन मिलकर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। स्रोत से कैसे स्पष्ट करता है? क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील है या इसके पीछे कोई तर्क भी सुझाया गया है कि ये गुण राष्ट्रीय शक्ति में कैसे बदलते हैं? स्रोत सीधे तौर पर कोई विस्तृत तर्क तो पेश नहीं करता, लेकिन इसका जो निहितार्थ है वो ये है कि ये व्यक्तिगत गुण जब सेना के हर सदस्य में मौजूद होते हैं तो वे एक सामूहिक शक्ति का निर्माण करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी भौतिक संसाधन से बढ़कर है। अच्छा, एक सामूहिक शक्ति। हाँ, ये एक ऐसा समीकरण प्रस्तुत करता है जहां व्यक्तिगत चरित्र और नैतिक मूल्य मिलकर राष्ट्रीय क्षमता और सुरक्षा का आधार बनते हैं। ये सेना को महज एक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक शक्ति के केंद्र के रूप में चित्रित करने का प्रयास है। त्याग को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत के स्रोत के रूप में दिखाया गया है यहाँ। तो इन सब बातों के बाद ढाल के रूप में भूमिका, चरम परिस्थितियों में सेवा, हौसले से जीत का इतिहास और फिर त्याग को राष्ट्रीय ताकत बताना, इसके बाद ये स्वाभाविक ही लगता है कि सामग्री कहती है, दोस्तों, हमें अपनी सेना पर गर्व है। ये एक सीधी, सरल और भावनात्मक अभिव्यक्ति है। हाँ, और इस सामग्री के प्रवाह को देखते हुए ये गर्व की भावना अचानक नहीं आती। इसे पिछले बिंदुओं की एक परिणति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सेना की भूमिका, चुनौतियां, सैनिकों के बलिदान। हाँ, एक तरह का निष्कर्ष है। बिल्कुल, ये गर्व उस त्याग और वीरता की स्वीकृति और सम्मान के तौर पर उभरता है जिसका जिक्र पहले किया गया है। ये महज एक भावना नहीं, बल्कि एक निष्कर्ष है जो स्रोत अपने पाठक या दर्शक तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस गर्व की भावना को एक कदम और आगे ले जाया गया है। कहा गया है कि सेना के इस जज्बे का संदेश हर भारतीय तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। ये सिर्फ महसूस करने या गर्व करने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे सक्रिय रूप से फैलाने की जिम्मेदारी की बात है। सही कहा, फर्ज शब्द का इस्तेमाल अहम है और इसके लिए एक संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। ये दिलचस्प है कि इसे एक फर्ज और संकल्प का रूप दिया गया है। ये काफी वजनदार शब्द है। हाँ, फर्ज और संकल्प जैसे शब्द इसे महज एक सुझाव से ऊपर उठाकर एक नैतिक दायित्व का रूप देते हैं। ये दिखाता है कि स्रोत केवल भावनाओं को जगाना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें एक ठोस कार्यवाही में बदलना चाहता है। मतलब निष्क्रिय प्रशंसा नहीं, सक्रिय भागीदारी चाहिए। बिल्कुल, निष्क्रिय प्रशंसा से सक्रिय भागीदारी की ओर एक कदम है ये। और इस संकल्प के 3 स्पष्ट बिंदु भी दिए गए हैं। पहला, शहीदों को हमेशा याद रखेंगे। दूसरा, सैनिकों का सम्मान करेंगे। और तीसरा, भारतीय सेना के इस जज्बे को नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। ये तीनों बिंदु अपने आप में काफी व्यापक लगते हैं। इन पे थोड़ा और विचार करते हैं। पहला बिंदु, शहीदों को याद रखना। जी, ये अतीत से जुड़ाव है। शहीदों को याद रखना इतिहास के प्रति, उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। ये सुनिश्चित करता है कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए और आने वाली पीढ़ियां उसे जाने। एक तरह से ये राष्ट्रीय स्मृति को जीवित रखने का एक तरीका है। और दूसरा बिंदु, सैनिकों का सम्मान करना। ये वर्तमान से जुड़ाव है। ये उन सैनिकों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करता है जो अभी सेवा में हैं, जो रोज उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनका जिक्र पहले किया गया था। ये उनकी सेवा को मान्यता देना और शायद उनके मनोबल को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। और तीसरा और शायद सबसे दूरगामी बिंदु है, भारतीय सेना के इस जज्बे को नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। यहाँ जज्बा शब्द फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्या है जिसे पहुंचाने की बात हो रही है? क्या ये सिर्फ जोश है या कुछ और?
हाँ, यहाँ जज्बा शब्द सिर्फ जोश या उत्साह नहीं लगता। संभवतः ये उन सभी मूल्यों का प्रतीक है जिनका जिक्र सामग्री में हुआ है। वीरता, त्याग, अनुशासन, हौसला, जुनून, देश के प्रति समर्पण। अच्छा, तो ये सारे मूल्यों। हाँ, तो ये संकल्प इन मूल्यों को अगली पीढ़ी में स्थापित करने का आह्वान है। ये भविष्य की ओर देखता है और निरंतरता पर जोर देता है। स्रोत ये तो नहीं बताता कि ये कैसे किया जाए, लेकिन इसका आह्वान करके ये जिम्मेदारी समाज के हर सदस्य पर डालता है। मतलब ये सबकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, ये एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना और मूल्यों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण का लक्ष्य रखता है। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि सेना के मूल्य केवल सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रासंगिक माने जा रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी सामग्री का सार निकालने की कोशिश करें तो ये भारतीय सेना को एक बहुआयामी रूप में प्रस्तुत करती है। राष्ट्र की ढाल, चरम चुनौतियों का सामना करने वाली शक्ति, हौसले से जीतने वाली ऐतिहासिक इकाई और त्याग, वीरता, अनुशासन जैसे मूल्यों का प्रतीक। और इन सब को मिला के इसे भारत की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही सारांश है। और ये सिर्फ सेना का महिमा मंडन नहीं है, जैसा आपने कहा, ये दर्शकों या पाठकों को भी एक भूमिका सौंपता है, गर्व करने की, सम्मान देने की, याद रखने की, और सबसे महत्वपूर्ण, इन मूल्यों और इस जज्बे को आगे बढ़ाने की। ये एक आह्वान है, एक जिम्मेदारी का एहसास कराने का प्रयास है। और अंत में सामग्री का समापन दो बहुत शक्तिशाली नारों से होता है, जय हिंद और वंदे मातरम। ये सिर्फ औपचारिक समापन नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नारे पूरे पाठ में व्यक्त देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को उसकी पराकाष्ठा पर ले जाते हैं। वे इस पूरे संदेश को ढाल होने से लेकर चुनौतीपूर्ण हालात में डटे रहने, हौसले से जीतने, त्याग करने और अंततः संकल्प लेने तक एक सूत्र में पिरोते हैं और उसे एक तीव्र भावनात्मक पहचान देते हैं। जैसे एक निचोड़ हो पूरे संदेश का। हाँ, बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये नारे संदेश के लिए कितने केंद्रीय हैं और वे पाठक या दर्शक के मन पर क्या अंतिम प्रभाव छोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। वे एक तरह से पूरे संदेश पर राष्ट्रीयता की मुहर लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर ये सामग्री भारतीय सेना की एक विशिष्ट छवि प्रस्तुत करती है और दर्शकों से एक भावनात्मक और सक्रिय जुड़ाव की अपेक्षा रखती है। ये समझने लायक है कि ये संदेश क्यों और कैसे दिया जा रहा है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है। स्रोत हमें शहीदों को याद रखने और सैनिकों का सम्मान करने का संकल्प लेने को कहता है। सोचने वाली बात यह है कि इस संकल्प को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है ताकि ये महज एक भावनात्मक क्षण ना रहकर एक निरंतर चलने वाली प्रतिबद्धता बन सके। इस पर विचार करने के लिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।